So good afternoon to all the dearest one. आज हमारा इम्परफेक्शन इन सॉलिड का लास्ट टॉपिक है। आपने देखा था कि इम्परफेक्शन इन सॉलिड यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड में हमने स्टार्ट किया था स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट से, जहाँ पर आपको याद होगा कि स्टोकोमेट्री क्रिस्टल की मेंटेन रखना थी। उसमें आपने नॉन आयनिक सॉलिड में दो पढ़े थे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और उन्हीं डिफेक्ट को आयोनिक सॉलिड में हमने पढ़ा था फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट के नाम से। तो ये पहला वाला टाइप था स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड आपने पढ़ा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट, याद आया होगा अच्छी तरह। थर्ड हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो था नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, यानी जिसमें स्टोकोमेट्री क्रिस्टल की मेंटेन नहीं की जाती, तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है उसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है उसमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। पिछले लेक्चर में हमने पहला टाइप पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और एक थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो पहला वाला अपन ने पढ़ लिया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। उसको अपन ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि जब NaCl क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में, तो हमने देखा कि Na दे रहा है Na पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो Cl नेगेटिव से कंबाइन होने लगते हैं, और जब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से कंबाइन होता है तो इस तरह से Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़ छोड़ के हटते जाते हैं और उनकी जगह पे एनायनिक वैकेंसी बन जाती है, यानी एनायन की जगह खाली हो जाती है। और Na क्योंकि Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हर Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस तरह से बहुत से इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो एनायनिक वैकेंसी पे आते हैं उसके अंदर और बाहर आगे मतलब जाते रहते हैं। इस तरह से कलर डेवलप होता है। इस कलर को कहा जाता है एफ सेंटर, आपको याद होगा फेबर। और इसी वजह से सोडियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर इट इम्पार्ट येलो कलर ड्यू टू एफ सेंटर। लिथियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम वेपर इट इम्पार्ट पिंक कलर। पोटेशियम क्लोराइड व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम वेपर्स इम्पार्ट वायलेट कलर। तो ये मैंने रिवाइज करवाया है मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहला पार्ट जो पिछली क्लास में हुआ था। आज हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन एट द इंटरस्टिशियल साइट। ये खत्म करके हम नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड टाइप पढ़ लेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस तरह से हमारे डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अपन सब साथ चलते हैं, अपन लिखते हैं अपनी कॉपी में। जैसे कि आपने, ये आपके सामने स्क्रीन विजिबल है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये मैंने 2 लगाया है, ये रोमन का 2 लगाया है। क्या मतलब है इस रोमन का 2? क्योंकि मेटल एक्सेस डिफेक्ट का 1 हमने पढ़ लिया है, अब हम दूसरा पढ़ना है। तो आप सब लोग ये हेडिंग अपनी कॉपी में डालेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन्स at the interstitial sites. Understood? So what is the heading in front of you? Metal excess defect due to extra cations at the interstitial site. I think all of you know the meaning of interstitial, that is void. What is the meaning of void? Vacant space, खाली जगह। तो यहाँ पर जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, क्योंकि कैटाइन यानी मेटल वो ज़्यादा हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो कैटाइन? छोटे होते हैं तो वो इंटरस्टिशियल में चले जाएंगे और एक्स्ट्रा कैटाइन हमें दिखेगा क्रिस्टल में, तो एक डिफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि क्रिस्टल एक्चुअल होता है जिसमें कैटाइन और एनायन बराबर होना चाहिए। तो इसकी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले समझ लो फिर लिखेंगे अपन। अगर आप ZnO यानी जिंक ऑक्साइड देखोगे, तो जो प्योर जिंक ऑक्साइड होता है बेटा वो वाइट इन कलर होता है। जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो येलो हो जाता है। तो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है पहले समझो फिर लिखेंगे अपन। जैसे ये Zn ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट करोगे ना तो ये क्या देगा? ये Zn+2 दे देगा, हाफ O2 दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए Zn+2 एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह से 1 मोल ZnO का यानी 1 मोल ऑफ ZnO कितने सारे 1 मोल ऑफ Zn+2 आयंस निकल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से कैटाइन ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्रिस्टल में देखो मैंने क्या लिखा है, Zn1+XO यानी ऑक्सीजन से जिंक ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से मेटल का एक्सेस होने से डिफेक्ट आया, जो कि एक्स्ट्रा कैटाइंस की वजह से है। यानी जैसे यहाँ पर Zn+2 है, वो कहाँ जाएंगे कैटाइन, वो खाली जगहों पे जाके बैठ जाएंगे। तो अब अपन लोग फॉर एग्जाम्पल करके इक्वेशन डाल रहे हैं। लिखिए आप ZnO, नीचे लिखेंगे वाइट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये वाइट कलर का होता है। ऑन हीटिंग में डेल्टा लगाया, क्या दिया उसने, Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम कहेंगे ऑन हीटिंग गर्म करने पे ZnO becomes yellow in color. So on heating ZnO becomes yellow in color because Zn+2 ions are in excess. ठीक है, तो हीट करने पे वो येलो हो जाता है। क्यों येलो हो जाता है, क्योंकि Zn+2 आयंस निकलते हैं और वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला डालेगा Zn1+XO हो जाता है। वो एक्सेस ऑफ Zn+2 आयंस मूव कहाँ जाते हैं, टू द इंटरस्टिशियल साइट यानी खाली जगह पे Zn+2 आयंस चले जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ये वाले, ये कहाँ जाते हैं, नेबरिंग साइट में कहीं, जैसे Zn+2 वॉइड में आ गए, उसके आसपास जगहों पे इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन के जाने से और आने से एब्जॉर्ब एनर्जी करा और एमिट करा, तो येलो रीजन में हमें कलर दिख रहा है। तो मूव टू इंटरस्टिशियल साइट एंड इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग साइट, सो कलर इज डेवलप्ड। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हो चुका है। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने देखा कि जिंक ऑक्साइड वाइट था और येलो हो गया, क्योंकि डिकम्पोज होके Zn+2 आयन एक्सेस में आ गए। ये एक्स्ट्रा जो आयन्स आए या कैटायंस आए एक्स्ट्रा, ये खाली जगहों पे चले गए और इलेक्ट्रॉन आसपास फुदकने लगे, जिसकी वजह से कलर डेवलप हो गया। तो इस तरह से नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दोनों टाइप उसके हो गए। अगेन फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, सेकेंड अभी पढ़ा आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट्स। अब हमारा नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का लास्ट बचा है, जिसका नाम है आपके सामने यहाँ आ रहा है। ये जो सेकंड है, अब आप लिखेंगे 2 लिखेंगे इसको, ये होगा आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन 2, क्योंकि 1 आपने लिखा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट का फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और ये सेकंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जो कि लास्ट डिफेक्ट है। अब जरा सा समझ लें पहले इसको भी, फिर आप लिखेंगे। कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब नेचुरली ऊपर वाले ने बनाए हैं, जिसके अंदर मेटल जो है स्टोकोमेट्रिक रेशियो में एनायन से कम होता है। ठीक है, जैसे अगर आप आयरन ऑक्साइड देखो, FeO देखोगे, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन 1 है, लेकिन आयरन की जो रेंज है वो 0.93 से 0.96 तक है, और ज़्यादातर जैसे 0.95 रहती है। तो मतलब अगर ऑक्सीजन 1 है तो आयरन फ्रैक्शन में हुआ ना। तो इन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो मेटल होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ठीक है, जैसे कि FeO, तो इसके अंदर इन्हें कहा जाता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो आप इतना लिखेंगे मेरे साथ, ये हेडिंग डाल दी आप सबने, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, हैव यू रिटन द हेडिंग। अब न्यू लाइन से लिखेंगे, इन सम सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स में मेटल्स आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। ठीक है, कुछ सॉलिड में मेटल जो है वो लेस अमाउंट में होते हैं। तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल FeO दे दिया उसमें। ये आयरन ऑक्साइड, जहां पर हेयर Fe रेंज फ्रॉम, ये हेयर आयरन रेंज फ्रॉम 0.93 टू 0.96। तो आयरन की रेंज कहां से कहां तक है, 0.93 से लेके 0.96। ठीक है, तो यानी मेटल इज लेस, मेटल लेस है ऑक्सीजन से। अब क्या मतलब लेस है, कि सम
Fe+2 आयंस आर मिसिंग। ठीक है, कुछ Fe+2 आयन जो है मिसिंग है, यकीनन कुछ चले गए हैं कहीं। द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज is maintained by required number of Fe+3 ions। क्या मतलब, कोई भी क्रिस्टल न्यूट्रल होता है, अपन कह रहे हैं कि Fe+2 आयन जो है वो मिसिंग है, जब भी तो डिफिशियंसी है। तो मान के चलो अगर 3 Fe+2 चले गए कहीं, तो एक Fe+2 चार्ज और अगर 3 चले गए तो +6 चार्ज हट गई। +6 चार्ज अगर हटी तो उसके बदले फेरस फेरिक में चला गया। Fe+3 कितने आ गए, 2, मतलब 3 Fe+2 चले गए, उसके बदले 2 Fe+3 आ गए। तो 2 Fe+3 में चार्ज +6 ही आई, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रही। तो क्या कहा, सम Fe+2 आयंस आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ, इज मेंटेन्ड बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयंस। कैसे मेंटेन हुआ, बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ Fe+3 आयंस। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल क्या दिया अपन ने, अगर 3 Fe+2 +6 चार्ज हटा तो 2 Fe+3 उसके बदले आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे डिफेक्ट्स हमारे खत्म हो गए हैं। ऑल द इम्परफेक्शन इन सॉलिड वी हैव फिनिश एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने, देखा जाए तो हमने ख़त्म कर लिया है चैप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर इस साल ख़त्म हो चुका है। आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुका है, तो हमारा चैप्टर एंड हो गया है। ये वाले टॉपिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अलग से पढ़ाए जाएंगे कॉम्पिटिटिव क्लासेस के अंदर, ताकि बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो अकॉर्डिंग टू नीट एंड IIT ऑल्सो। अब हम कुछ आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। अब जो हमारा सेशन है आज का, और एक दिन और हम लेंगे, 2 सेशन लेंगे हम, जिसमें हम सॉलिड स्टेट के बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन जो हैं अपन लोग कवर कर लेंगे। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में क्वेश्चंस। तो अब हम ले रहे हैं, आप हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बीच कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस अपन के चैप्टर के हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अपन को करना है एक साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, What type of defect किस तरह का डिफेक्ट can arise when a solid is heated, किस तरह का डिफेक्ट अराइज होएगा जब सॉलिड हीट करेंगे अपन उसके, विच फिजिकल प्रॉपर्टी is affected by it, इससे कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है, and in what way, और किस तरह से, and in what way। a very good question। फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि what type of defect can arise when a solid is heated, जब किसी भी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो किस तरह का डिफेक्ट आता है उसमें। देखो बेटा, जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कोई भी एटम जो किनारे पे बैठा है या कहीं भी बैठा है वो उड़ जाता है, यानी बाहर चला जाता है। तो अगर क्रिस्टल के अंदर से एक एटम बाहर चला जाए तो वहां पर डिफेक्ट कौन सा आएगा, वैकेंसी डिफेक्ट, खाली जगह हो गई। और अगर वैकेंसी डिफेक्ट आएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी अफेक्ट होगी, यकीनन डेंसिटी। इन वॉट वे, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। करेक्ट। तो अ वेरी गुड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। तो अपन लिखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हाट विल बी द आंसर, फर्स्ट पार्ट आंसर का वैकेंसी डिफेक्ट हमें मिलेगा जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे। विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज अफेक्टेड बाय इट, डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय इट। इससे क्या अफेक्ट होएगा, इससे अफेक्ट होएगी डेंसिटी। इन व्हाट वे मीन्स
डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज, क्रिस्टल की डेंसिटी जो है वो घट जाएगी. सो आई होप दैट द क्वेश्चन इज क्लियर एंड अंडरस्टूड. लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम. What type of stoichiometric defect? What type of stoichiometric defect? आपने पढ़े थे पहले वाले stoichiometric defect, correct? What type of stoichiometric defect is या shown किस तरह के stoichiometric defect is shown by A ZNS P AG BR. ठीक है. अब Zn एक ट्रांजिशन मेटल है जिसका साइज बहुत छोटा है, सल्फर का साइज बड़ा है, तो देर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन जिंक एंड सल्फर. सो ZnS कौन सा शो करेगा? फ्रेंकल डिफेक्ट. अपन ने कहा था फ्रेंकल डिफेक्ट उन आयोनिक सॉलिड में होता है जहां पर लार्ज डिफरेंस होता है बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन. और AgBr के लिए मैंने स्पेशली आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि ये दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है. तो ZnS में अपन लिखेंगे कौन सा डिफेक्ट? फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट. और वहां पर एक लाइन लिख भी देंगे, रीजन एज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, एज देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच बीच में लार्ज डिफरेंस है? बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन, बिटवीन द कैटाइन एंड द एनाइन. ठीक है बेटा. और दूसरा क्या है? AgBr. AgBr में आप सब जानते हैं कि उसके अंदर दोनों तरह के डिफेक्ट होते हैं. तो अपन लिखेंगे इट शोज बोथ स्कॉटकी, कुछ लोग इसको शॉर्टकी भी पढ़ते हैं, अमेरिकन स्कॉटकी पढ़ते हैं, इंग्लिश शॉर्टकी पढ़ते हैं, दोनों सही हैं. इट शोज बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट. So a very simple and sweet question, question number 2 of the important questions of solid state. Let's come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने करा हुआ है तो वो जरूरी नहीं कि अपन उसे करें. वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ वैलेंसीज आर इंट्रोड्यूस इन आयोनिक सॉलिड वैकेंसीज व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड टू इट. ये तो पूरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाला अपन ने डिफेक्ट करा हुआ है. और दूसरा एफ सेंटर के बारे में पूछा है, वो भी हमने करा हुआ है. अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपन हर क्वेश्चन करें जो हमें आता है. जैसे कि मान के चलिए डिस्क्राइब द टर्म अमरफस, तो अमरफस का तो पूरा डिटेल और डिस्क्राइब हो चुका है. एग्जाम्पल ऑफ अमरफस सॉलिड अपन ने करी हैं. अब हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट मेक्स अ गिलास डिफरेंट, क्या गिलास को डिफरेंट बनाता है? What makes a glass different from a solid such as quartz? ठीक है. क्या प्रॉपर्टी है या क्या चीज ग्लास को डिफरेंट बनाती है क्वार्ट्ज से? अंडर व्हाट कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं ऐसी? अंडर व्हाट कंडीशंस, है ना, कुड क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास. जल्दी से आप पूरा कर लें जो क्वेश्चन में लिखा है, एक दफा पढ़ भी लें उसको और पूरा जल्दी से कर लें. ठीक है. ठीक है. सो अब क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या गिलास को डिफरेंट बनाता है क्वार्ट्ज से? देखो गिलास बेटा एक अमरफस सॉलिड है और क्वार्ट्ज जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है. किस कंडीशन में, मतलब ये भी बताएंगे अपन कि ग्लास एक अमरफस सॉलिड है, उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है,
लेकिन क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों होते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में क्वार्ट्स जो है वो ग्लास में चला जाएगा? हम कहेंगे जब उसको हम हीट करेंगे और कूल करेंगे अचानक तो क्वार्ट्स जो है वो ग्लास में चला जाएगा। ठीक है, एंड ऑन मेल्टिंग एंड कूलिंग रैपिडली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आंसर 3, आंसर 3, ग्लास is an amorphous solid. Glass is an amorphous solid. ठीक है, which has, क्या होता है उसके अंदर? short range order. which has short range order. उसका जो ऑर्डर है वो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ग्लास का। while, जबकि while quartz is crystalline solid, is a crystalline solid, है ना। तो क्वार्ट्स क्या है? क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है विच हैज बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, विच हैज बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अंडर व्हाट कंडीशन, क्या कंडीशन है जिसपे क्वार्ट्स बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? तो अपन कहेंगे व्हेन क्वार्ट्स मेल्ट्स एंड कूल्ड रैपिडली, मेल्ट करा और ठंडा करा अचानक, एंड कूल्ड रैपिडली, देन it is converted into glass. It is converted into glass. तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 जो अपन ने आज करा, और ये आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे एक जिसके अंदर हम क्लासीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासीफाई द सॉलिड्स। किस उसमें क्लासीफाई करेंगे अपन? एज आयोनिक, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन को काफी दिमाग खुलेगा। कोवेलेंट, जिसको नेटवर्क भी कहते हैं, और अमोर्फस। इस जैसा मैंने करा भी है, पहले एक दफा करवाया भी है इस जैसा क्वेश्चन, अभी अपन फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। P4O10, P4O10 सेकंड है, वहीं पर उसका आंसर लिखते जाएंगे, पहले ये पूरे लिख लो। अमोनियम फॉस्फेट, थोड़ी जगह छोड़ देंगे जहां आंसर लिखेंगे अपन। सी है हमारा SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। डी है हमारा I2। ई है हमारा P4। F है हमारा प्लास्टिक। जी है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, H है हमारा ब्रास। I we have RB, rubidium. J we have LiBr. K, last one we have silicon. ठीक है, अब अपन देख रहे हैं जैसे P4O10 है, P4O10 जो है ये हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जिसमें जैसे अपन ने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डेड, उसमें अपन ने पढ़ा था
3 तरह के पढ़े थे अपन ने, याद है आपको? वही वाला ही है। अब हमारा अमोनियम फॉस्फेट, ये सिंपल है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी आयोनिक सॉलिड है। SiC आपको याद होगा, ये कोवेलेंट, ये अपन ने पूरा पढ़ा था। जो अपने लेक्चर ये वाले गुजर गए हैं उनको आप अच्छी तरह अगर देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और कोई भी आपको टेंशन इससे नहीं होएगा। मतलब आप इसको टफ नहीं समझे, आप एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे जो आपने पढ़ा था तो आपको ये वाले मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो SiC जो आपने पढ़ा है अभी, SiC आपका कोवेलेंट सॉलिड है ना। उसके बाद आपको I2 मिला है। I2 आपको याद होगा कि अपन ने मॉलिक्यूलर पढ़ा था, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। उसके बाद हमने देखा P4, P4 भी हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब अगर जैसे आप प्लास्टिक को देखेंगे तो प्लास्टिक एक अकेली एग्जाम्पल है जो कि काय की है बेटा, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड है। ग्रेफाइट आपने पढ़ा था जब भी, और अभी फिर पढ़ रहे हैं अपन ग्रेफाइट को कि ग्रेफाइट भी कोवेलेंट है। याद आया? ग्रेफाइट आपने पढ़ा था कि कोवेलेंट जो है, जो कि कंडक्टर है। कोवेलेंट कौन सा वाला है? वो कंडक्टर है। अब ब्रास में कॉपर होता है, ये मेटालिक सॉलिड है। रुबीडियम भी नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मेटालिक सॉलिड है। LiBr आयोनिक सॉलिड है। और जो आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है वो आपका कोवेलेंट सॉलिड है। तो इस तरह से आपके ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन ने ऑलरेडी करे हुए हैं तो उनको अपन नहीं करने वाले हैं। अब हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। जैसे एक क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पूरी पढ़ी हुई, नो नीड फॉर दैट। कैसे आप डेंसिटी को निकालोगे, ये सब अपन एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसमें से जो अपन के ऑलरेडी करे हुए हैं लेक्चर में डायरेक्ट, वो अपन नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारे आज की क्लास का आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 वी विल बी राइटिंग नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है वो भी। स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, 2 पार्ट में डिवाइड है वो। पहला पार्ट कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अ क्रिस्टल इज रिफ्लेक्टेड इन द मैग्नीट्यूड, इज रिफ्लेक्टेड इन द magnitude of its melting point, of its melting point। कह रहा है इस बात पे आप कमेंट करिए, कमेंट। क्या मतलब पहले पॉइंट का? कह रहा है किसी भी क्रिस्टल की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू से या मैग्नीट्यूड से हमें पता चलती है। तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी क्रिस्टल जो हमारा है वो स्टेबल है। तो पहले अपन ए का आंसर लिखेंगे, फिर अपन बी पे जाएंगे। तो ए का आंसर ये कह रहा है ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट, है ना, ग्रेटर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टल, ग्रेटर द melting point of a crystal, greater are the intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction। ठीक है बेटा, जितना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इतना ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। एंड stable is the complex, stable is the complex, complex हमारा उतना ही स्टेबल होएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट था। उसके बाद उसने हमें बी पॉइंट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब उसने कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, जैसे वाटर दिया है, इथाइल अल्कोहल दिया है, डाई इथाइल ईथर दिया है, मीथेन दिया है। कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस
इनके अंदर तो अपन कर लेते हैं बी पॉइंट, बट वो इजी है मतलब। तो बी पॉइंट वी आर राइटिंग द मेल्टिंग पॉइंट, द melting point of some compounds, the melting point of some compounds are given below, are given below। ठीक है, जैसे वाटर का दिया है 273 केल्विन, इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल जिसे कहा जाता है, इथाइल अल्कोहल का दिया है 155.7 केल्विन, डाई इथाइल ईथर का, डाई इथाइल ईथर का दिया गया है 156.8 केल्विन, मीथेन का दिया है 90.5 केल्विन। तो ये चार मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट चार कंपाउंड्स के दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट कैन यू से, व्हाट कैन यू से अबाउट, what can you say about the intermolecular forces, about the intermolecular forces between these molecules, है ना, between these molecules। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबके दे दिए हैं। जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है देखिए आप, सबसे ज़्यादा पानी का दे रहा है। पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसके बाद आपको इथाइल अल्कोहल का कितना दिया है 155.7, तो पानी और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट पानी का ज़्यादा है अल्कोहल से, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा है ना। फिर ईथर पोलार मॉलिक्यूल है, उसमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, और मीथेन नॉन पोलार है, उसमें सिर्फ वॉन्डरवॉल या लंदन फोर्सेज हैं, इसलिए मीथेन का सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा पानी का है, अल्कोहल का भी बहुत अच्छा है, बट पानी का अल्कोहल से भी ज़्यादा है क्योंकि पानी में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है। ईथर का काफ़ी अच्छा है क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं। मीथेन सबसे वीक है। तो वी कैन राइट हेयर, इस तरह से अपन शॉर्ट में आंसर लिख लेंगे। इसके अंदर हम ये लिखेंगे आंसर बी, in water melting point is very high as hydrogen bonding is stronger as compared to ethyl alcohol। ठीक है, इन ईथर के अंदर अब बताया जा रहा है इन ईथर डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ईथर में है, सो मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, मतलब इसमें भी अच्छा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है। इन मीथेन ओनली वीक वॉन्डेवॉल फोर्सेस, ओनली वीक वॉन्डेवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट, है ना, सो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए उसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके अंदर सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा। उसके बाद फिर सिंपल है कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे HCP CCP को, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, क्रिस्टल, सब अपन पूरा पढ़ चुके हैं, है ना।
उसके बाद कितने एफसीसी में कितने लेटेस्ट पॉइंट्स होंगे, तो ये भी अपन ने देख लिया था। ये अपन कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मेनी लेटेस्ट पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाउ मैनी लेटेस्ट पॉइंट्स, है ना, हाउ मेनी लेटेस्ट पॉइंट्स आर देयर in one unit cell of each of the following lattices of each of the following lattices। हाउ मेनी लेटिस पॉइंट्स, कितने लेटिस पॉइंट्स होंगे इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटिसेस। तो अब अपन इसका पहला हमें दिया है उन्होंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ए आएगा इसमें एफसीसी। जरा यहाँ एक ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप भूलेंगे नहीं। लेटिस पॉइंट्स में और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में जरा सा डिफरेंस है। लेटिस पॉइंट्स अपन एक यूनिट सेल में गिनेंगे, जैसे 8 कॉर्नर पे हैं, उसमें अपन ये नहीं देखेंगे कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपन सिर्फ गिनेंगे 8 कॉर्नर पे हैं और हर फेस सेंटर पे एक है और 6 फेसेस हैं, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 और 6 हो जाएगा 14। तो लेटेस्ट पॉइंट्स 14 है, लेकिन पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 4 है ना। तो एफसीसी में अपन कहेंगे 8, आंसर लिखेंगे अपन 8 पार्टिकल्स, है ना, at the corners, 8 particles at the corners plus 6 particles at face center, करेक्ट, फेस सेंटर पे कितने 6, इक्वल टू 14 लेटिस पॉइंट्स। टोटल कितने हो गए लेटिस पॉइंट्स 14, बट 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 4। 4 क्या है, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, 4 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। आई बात समझ एफसीसी की, कितना बढ़िया क्वेश्चन है जहां पर लेटेस्ट पॉइंट्स के बारे में बच्चा गलत नहीं कर दे कहीं। तो ये फेस सेंटर्ड में या फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल भी दिया है, तो वो आप याद रखिएगा कि फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल बिल्कुल सेम होता है ना, सेम का सेम। फेस सेंटर्ड अगर टेट्रागोनल कभी कह दे तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, ये दोनों सेम है। फेस सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल आर सेम एज अबव, ठीक है। तो बी वाले में कुछ भी अपन को एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हमारा आ रहा है सी। सी क्या है हमारा, सी दिया हुआ है आपको इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी बीसीसी के बारे में कहा जा रहा है। तो बीसीसी में आपको पता है 8 कॉर्नर्स होते हैं, हम सब जानते हैं कि बीसीसी में 8 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बेटा, 8 पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, करेक्ट, प्लस 1 पार्टिकल कहाँ होता है, 1 पार्टिकल होता है बॉडी सेंटर पे, तो 1 पार्टिकल बॉडी सेंटर पे। 8 + 1 यानी कितने हो गए 9 लेटिस पॉइंट्स, 9 लेटिस पॉइंट्स, बट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का पूरा कंट्रीब्यूट करता है, तो ये चीज अलग है। बट 8 इंटू 1/8 है ना, प्लस 1 अकेला पूरा बॉडी सेंटर पे, तो जो बॉडी सेंटर वाला है पूरा कंट्रीब्यूट करता है, तो इक्वल टू 2 पर यूनिट सेल। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा।
बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन ने कवर किए हैं आज। अगली क्लास में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन कवर करने वाले हैं और सॉलिड स्टेट का नियरली एंड होने वाला है। तो आप लोग सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग सब स्टडी करें। न्यू अपडेट्स आ रही हैं, आती जा रही हैं, आप उसकी फिक्र नहीं करें, बस आपको तो पढ़ाई करना है और डीएसई टीम के साथ जुड़े रहना है ताकि 95 अबव केमिस्ट्री में आपके आएंगे। So all the best. Don't forget to subscribe the channel, to share your knowledge and to like the video. So from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry, I wish you all the best. Dear children, stay healthy. Bye-bye.